अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और आज हम ज़रा हिस्ट्री को देखेंगे। और हम एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडिल हिस्ट्री और फिर जो है इंडो पाक हिस्ट्री को देखेंगे, जो एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। एक टाइमलाइन हम बनाएंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। अच्छा, टाइमलाइन के लिए आप जो है नोट करते जाइएगा जो जो मैं चीज़ें बोर्ड पे लिखता जाता। सबसे पहले क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मैं आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्वेश्चन आता है कि वो सिंध को कब उन्होंने फतह किया। कब जो है सिंध को उन्होंने फतह किया। तो जी, इसका जवाब है 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने अपना पहला इन्वेजन, गजनवी का फर्स्ट इन्वेजन, यानी उन्होंने इंडिया में कब अपना पहली जो जंग लड़ी थी इंडिया के अंदर, वो किस साल में लड़ी थी, कौन सा ईयर था। तो ये याद रखिएगा, इसका पहला जो है वो था 1000 एडी में। ये एमसीक्यूज है कि उनका फर्स्ट इन्वेजन कौन सा था इंडिया के अंदर, कौन से ईयर के अंदर था, डिकेड के अंदर था। उसके साथ साथ आपको ये भी पता हो कि महमूद गोरी के बारे में भी आता है। मोहम्मद गोरी के बारे में, गोरी के बारे में ये सवाल आता है कि इन्होंने मुल्तान को कब इन्वेड किया, यानी मुल्तान और फिर सिंध को कब इन्वेड किया और फिर पंजाब को कब इन्वेड किया। ये क्वेश्चंस आते हैं, ईयर पूछता है इन्वेजन के, मोहम्मद गोरी के इन्वेजन के ईयर्स पूछता है। मुल्तान में उन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो उनका कहे इन्वेजन था वो था 1175 एडी के अंदर। उसके बाद सिंध के अंदर उनका जो इन्वेजन है वो है जी 1186 के अंदर, 1182 के अंदर। और पंजाब के अंदर वो है 1186 के अंदर। ठीक है, ये ईयर्स आपसे पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गोरी के जो इन्वेजन है इंडिया के अंदर, उन्होंने मुल्तान को कब एनेक्स किया, उन्होंने सिंध पर कब इन्वेजन किया, उन्होंने पंजाब पर कब इन्वेजन किया। उसके बाद अब जो पीरियड आता है जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, सल्तनत। अब ये आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड कब स्टार्ट होता है। 1206 से लेकर 1526 तक जो पीरियड है, ये जो डिकेड है, इस पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं। पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 1206 से 1526। अब ये भी पूछा जाता है कि कितनी डायनास्टीज थी जो इस रूल में जो है 1206 से लेकर 1526 तक का जो ये पीरियड बनता है 320 साल का, ये कितनी डायनास्टीज ने रूल किया है। तो इसका जो है वो 5 डायनेस्टीज थी। ठीक है। और रूल पीरियड कितना है, रूल जो है वो 320 साल। अब जरा इसको देख लेते हैं आगे चल के। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर सवाल आता है, पहला जो है, अब देखिएगा इसका सवाल ये आता है कि फर्स्ट डायनास्टी कौन सी थी और लास्ट डायनास्टी कौन सी थी, यानी रूलिंग पीरियड के अंदर लास्ट एम्परशिप जो है वो कौन सी डायनास्टी के अंदर थी। तो जो फर्स्ट डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसको हम स्लेव डायनास्टी कहते हैं। और जो लास्ट डायनास्टी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसको हम
लोधी सल्तनत कहते हैं। लोधी सल्तनत कह दें, आप लोधी डायनास्टी कह दें। ठीक है, ये सवाल आता है। अब जरा आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस डायनास्टी में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रूल किसका है और शॉर्टेस्ट रूल किसका है? तो जी लॉन्गेस्ट रूल जो है वो तो इस डायनास्टी के अंदर जी तुगलक डायनास्टी का है। 94 ईयर्स। और जो शॉर्टेस्ट रूल है वो हमारा है सैयद डायनास्टी, सैयद डायनास्टी। और सैयद डायनास्टी का पीरियड जो है वो 37 ईयर्स है। अब जरा एक क्वेश्चन तो बन गए, एक टाइमलाइन भी बना लेते हैं। सबसे पहली डायनास्टी जो है, 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, ये भी देख लेते हैं इन 320 के साल के अंदर। पहले जी जिसको हम स्लेव डायनास्टी कहते हैं। अब जरा दूसरी डायनास्टी जिसको हम खिलजी डायनास्टी कहते हैं। तीसरी को हम तुगलक डायनास्टी। और फोर्थ नंबर पे सैयद डायनास्टी। और फिफ्थ नंबर पे लोधी डायनास्टी। अब इनके रूलिंग पीरियड भी पूछ लेता है कि जी हमारी जो खिलजी है, जो स्लेव है, तुगलक है, जो सैयद है, इनके पीरियड क्या है? जो स्लेव डायनास्टी है उन्होंने रूल किया 1206 से 1290 तक। जो हमारी खिलजी डायनास्टी है, अच्छा ये सवाल याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट जो है दो है। सबसे शॉर्टेस्ट जो है ना, सबसे शॉर्टेस्ट पहले नंबर पे वो है खिलजी डायनास्टी। अब खिलजी का जो पीरियड है वो है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स पहली खिलजी। दूसरे पे है लोधी, ठीक है, लोधी की 37, याद रखिएगा। चलें जी, ये 1290 से 1320। और ये 1320 से 1414। और ये 1414 से 1451। और ये जो है 1451 से 1526। अब इनके पीरियड्स लिख लें कि कितने कितने साल बनते हैं। जो पहली डायनास्टी है उन्होंने 84 ईयर्स रूल किया। जो दूसरी है उनके 30 साल। जो तीसरी है तुगलक, उसकी 94 ईयर्स। ठीक है। और जो हमारी सैयद है उनके 37 ईयर्स। और जो हमारी लास्ट डायनेस्टी है वो 75 ईयर्स। वो ये भी पूछता है कि इनके फाउंडिंग फादर्स कौन थे। जैसे कि फाउंडिंग फादर्स मोस्टली जिनके पूछा जाता है उनमें स्लेव डायनेस्टी का, खिलजी का, उसमें तुगलक का और लोधी का। लोधी के थे जी बहलूल लोधी। तुगलक का जो सबसे फेमस था, सबसे पहला किंग था, उसका नाम था जी जलालुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक।
खिलजी का था जलालुद्दीन खिलजी। और स्लेव का था जी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये एक और सवाल पूछा जाता है कि लास्ट एम्परस, तो लास्ट एम्प्रेस में सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है, वो लोधी सल्तनत का पूछा जाता है, लोधी का। तो लोधी का जो लास्ट था, इब्राहिम लोधी, 1526 में। वो पता है 1526 में हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी, वो पानीपत की। ये हुई थी इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के। और यहां से ही मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक बेसिक टाइमलाइन का तो पता चल गया कि बेसिक जो है वो टाइमलाइन किस तरह चल रही है। अच्छा, अब जरा ये पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडर थे, आपकी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उसके साथ साथ ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद स्लेव भी थे ऑफ महमूद गोरी। ठीक है, इसके स्लेव थे, इसके गुलाम थे वो। अच्छा, ऐबक का जो सबसे बड़ा बेटा था, सन सन का नाम था, सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह। अब ऐबक का जो पीरियड है आपको पता है 1206 से 1210 तक का है। आराम शाह किंग बना था 1211 में, किंग बना था। 1210 से लेकर 1211 तक ये किंग रहा। उसके बाद इसको हटा दिया क्योंकि ये वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और उसके बाद 1211 में आपका बन जाता है 1236 तक इल्तमिश। इल्तमिश कौन था, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है सवाल। तो जी इल्तमिश जो था वो दामाद था, सन इन लॉ था ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, सन इन लॉ। और ऐबक का स्लेव भी था, स्लेव एंड सन इन लॉ दोनों था। चले आगे आते हैं। अब इस इल्तमिश की एक बेटी थी, इल्तमिश की एक डॉटर थी, आपको पता होगा, जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। अब रजिया सुल्ताना जो है कहते हैं कि जी ओनली वुमेन लीडर, ओनली वुमेन जो है वो लीडर थी इंडिया के अंदर, पहली फर्स्ट वुमेन लीडर इंडिया के अंदर। और ये जंगजू भी थी। इनका जो पीरियड है वो इतना खास नहीं रहा क्योंकि इनके खिलाफ काफी बगावत रही। तो ये 1236 से
1240 तक रूल करती रही। उसके बाद फिर जो है इल्तमश का जो दूसरा बेटा था, जिसको मुइजुद्दीन बहराम, मुइजुद्दीन बहराम, ये भी सन था इल्तमश का। और इल्तमश कौन था? सन इन लॉ था, आपको पता है, और स्लेव भी था ऐबक का। तो ये 1236 से 1240 तक इसका रूल है, लेकिन इसकी भी सक्सेसफुल जो है वो अचीवमेंट्स नहीं है। आइए चलते हैं, कुछ और अचीवमेंट देते हैं जिन पर वो पूछा गया सवाल है। अब मोस्टली आपसे पूछा गया सवाल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी पर है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन था। बेसिकली ये तो भतीजा था, नेफ्यू था, और सन इन लॉ था ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी, आपको पता है कि ये फाउंडिंग फादर था खिलजी डायनेस्टी का। तो इसके बारे में इतना ही सवाल ज्यादातर पूछे नहीं गए। अच्छा, फिर आते हैं जी कुछ और सवाल के जो इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकते हैं और जिनके बारे में हमने देखा है, पास्ट क्वेश्चंस आए हैं और अभी भी आ सकते हैं। कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में हम देख लेते हैं। कुतुब मीनार के बारे में बाज़ औक़ात बहुत सवाल आए हैं कुतुब मीनार के बारे में। अब ये कुतुब मीनार पहले तो पूछी जाती है कि किसने बनाई, फाउंडेड बाय, इसके बारे में सवाल आता है, ये किसने बनाई। तो ये जी आप याद रखिएगा, इसको फाउंड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडिंग फादर था। फिर सवाल आता है इसने फाउंड तो की, लेकिन कंप्लीट किसने की? ये 1210 में ऐबक की डेथ हो चुकी थी। और ये इसके बारे में भी पूछा जाता है कि ऐबक की डेथ कैसे हुई थी। तो ऐबक जो है वो पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा किंग था जो जिसकी डेथ जो है वो पोलो खेलते हुई थी। कंप्लीट इसको इल्तमश ने करवाई थी, ठीक है, कुतुब मीनार। ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसकी मेमोरी में बनाई गई थी। तो इसका जवाब है, ये एक सूफी बुजुर्ग थे बख्तियार काकी, उनकी याद में ये बनाई गई थी कुतुब मीनार। आइए आगे आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। बहुत औक़ात ये भी पूछा जाता है कि केनाल सिस्टम, अब देखिएगा केनाल सिस्टम, नहरी निजाम किसने बनाया था, केनाल सिस्टम। तो ये बेसिकली तुगलक डायनास्टी के रूलर थे, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने ये नहरी निजाम बनाया था। अच्छा, फिर सवाल पूछा जाता है कि ये चले केनाल सिस्टम तो हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि एक जो है सजदा और एंटेबोस, ये एक बादशाह थे हिंदुस्तान के। और ये जी बलबान बहुत ही स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, बहुत ही फेमस रूलर थे, जिनको कहते जाए कि बहुत ताकतवर तरीन किंग थे बलबान। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था कि किंग को सजदा किया जाए। तो यहाँ से ये रिवायत फिर सारे बारे सगीर में चली गई कि सारे किंग्स को, जो भी उनके वजीर थे या उनके जो राया थी लोग थे, वो फिर किंग को बोसा दिया करते थे इस तरह। तो ये पूछा जाता है सजदा एंड पेबोस कौन से किंग ने इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह एक और सवाल पूछा जाता है कि मार्केट कंट्रोल किसने इंट्रोड्यूस किया। प्राइस मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाता है, प्राइस कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है। फिर जो है ये भी पूछा जाता है कि इक्ता सिस्टम, तो इक्ता सिस्टम लाइक के जो लैंड लॉर्ड से या जो लैंड पे काम करने वाले पीसेंट्स थे उनको, या सोल्जर्स थे, उनको कोई ना कोई एक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम दिया जाता था, कुछ पैसे दिए जाते थे
पहले उनको जमीनें दी जाती थी, फिर उनको हटाकर फिर पैसों का निजाम बना दिया गया। तो मार्केट प्राइस कंट्रोल इकता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसके लिए जवाब आता है अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे आते हैं जी। फिर एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि पहले जो होता था ना कि एस्पियोनेज सिस्टम के बारे में ये पूछा गया था। एस्पियोनेज सिस्टम, ये सर्विलियंस सिस्टम मिलिट्री का, ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया एस्पियोनेज सिस्टम को? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलें और देखते हैं चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकती हैं। अब ज़रा कुछ टॉम्ब्स के बारे में, सूफी बुजुर्ग की कुछ कब्रें हैं, कुछ मकबरे हैं, इन बादशाहों के, किंग्स के, इन टॉम्ब्स के बारे में, इन दिल्ली सल्तनत के इन रूलर्स के बारे में, मकबरे के बारे में पूछा जाता है। तो इनके जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं, तो ज़्यादातर तो मकबरे हमें दिल्ली के अंदर नज़र आते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे कि पूछा जाता है कि दिल्ली के अंदर कौन से मेजर मकबरे हैं, तो मैं आपको भी बता दूं, हुमायूं बादशाह का भी मकबरा दिल्ली के अंदर है। ये मुगल पीरियड का है लेकिन दिल्ली के अंदर इनका है। इसी तरह बलबान स्लेव डायनास्टी के रूलर रह चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनास्टी के रूलर रह चुके हैं फिरोज शाह। उसके साथ साथ फिर जो है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जो है आपको पता है कि ये लोधी डायनास्टी के सबसे बड़े जो है कि दूसरे नंबर पे बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर रह चुके हैं। इसी तरह जो है फिर दो और भी हैं, जिस तरह इल्तमश की और अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और इल्तमश की आपको बता दूं कि ये भी पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, दिल्ली में किस जगह पर है? तो इन दोनों की जो मज़ार है वो है जी कुतुब मीनार के अंदर। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, याद रखिएगा, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये सवाल बाजुकात बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर। ठीक है, चलें आगे देखते हैं हम और क्या चीजें हैं जो पेपर में आ सकती हैं। अच्छा, कुछ चीजें बनाई गई थी किंग्स की तरफ से, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि अलाई मीनार, अलाई मीनार हो गया, फोर्ट हो गया, फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी का फोर्ट हो गया। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जो है टॉम्ब ऑफ निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो है उनकी जो टॉम्ब है, उनका जो मकबरा है, मज़ार है, वो किसने बनवाया, किस बादशाह ने बनाया? तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाई मीनार तो अलाउद्दीन खिलजी का है, इसने बनाया। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ये जो निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, इसको बेसिकली जो है भी अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर करवाया। ठीक है, बहुत सारे जो हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर नजर आती है चीजें, वो हमें अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड के अंदर नजर आती है। फिर देखते हैं एक और पीरियड, मुगल पीरियड। अब आपको मैंने बता दिया था कि 1526 में पहली बैटल होती है पानीपत की, बिटवीन इब्राहिम लोदी और फिर बाबर के बीच में। और फिर यहाँ से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है जो कि 1526 से लेकर 1857 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोबारा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपको इजीली याद रहेगा। ये पूछा जाता है कि मुगल पीरियड जो है वो 1526 से 1857 तक है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। अब जरा इस पीरियड को हम देख लेते हैं कि इस पीरियड की क्योंकि वो पिछला जो है 300 आपको पता है 20 साल का पीरियड है, लेकिन ये 331 साल का सबसे बड़ा रूल है मुगल्स का इंडिया पर। ठीक है, मुगल पीरियड, मुगल पीरियड 1526 से 1857 तक। आइए जरा इस पीरियड को देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि जी
फर्स्ट रूलर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। चलें जरा आज इस चीजों को भी एक चीज कर लेते हैं। देखें, पहले आ जाता है बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। और जी शेख। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये याद कीजिएगा, ये रूल इस तरह याद कर लीजिएगा कि बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये बात होगा पूछे गए हैं कि कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा है। चले बाबर जो है ये बता दें 1526 से इनका पीरियड 1530 तक है। ये भी थोड़ा ही अरसा रह चुके हैं। फिर हुमायूं का पीरियड जो है वो 1530 से लेकर 40 तक, और फिर जो है बीच में इनकी जंग हो चुकी थी तो फिर ये भाग गए थे, और 1555 से 56 तक इनका पीरियड है दोबारा। फिर हमारे प्यारे अकबर दी ग्रेट, जिनका टाइटल है 1556 से 1605 तक, और फिर 1605 से 1627 तक जहांगीर बादशाह, जिनका टाइटल शहजादा सलीम भी कहा जाता था। शाहजहां 1628 से लेकर 58 तक, 1658 तक, जिनको अपने बेटे जो है औरंगजेब ने, आपको पता होगा कि बंदी बना दिया था, उनकी आंखें निकलवा दी थी। और फिर 1658 से लेकर शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जो कि 1707 तक, और सबसे लास्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर यही रह चुके हैं। अब जरा ये भी पूछा गया है कि जी गाजी किसका टाइटल था। ये टाइटल्स भी पूछे गए हैं पेपर के अंदर। टाइटल गाजी किसका टाइटल था, इंसाने कामिल किसको कहा जाता था, जिंदा पीर के नाम से भी मशहूर है, जिंदा पीर किसको कहा जाता था, और खुर्रम किसका टाइटल था। गाजी जी बाबर का टाइटल है, बाबर को कहा जाता है। इंसाने कामिल जो है वो हुमायूं को कहा जाता है। जिंदा पीर जो है वो हम औरंगजेब को कहते हैं, औरंगजेब को। और खुर्रम जो है वो शाहजहां का टाइटल है मौजूद। सही है, आगे आते हैं और देखते हैं जी हम और कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए फिर से एक बार, फिर जिस तरह हमने दिल्ली सल्तनत के कुछ मकबरों की बात की थी, मुगल सल्तनत की भी कुछ मेजर मकबरों के बारे में हम देख लेते हैं। अब बादशाहों के बारे में ये कुछ सवालात हैं कि बाबर कहाँ पे दफन है, फिर हुमायूं, ये पूछे गए सवाल हैं बाज़ औक़ात बहुत बार। हुमायूं कहाँ पे दफन है, हुमायूं के बाद अकबर के बारे में पूछा जाता है, अकबर के बाद आपको पता हो जहांगीर के बारे में पूछा जाता है सवाल, और फिर उसके बाद शाहजहां के बारे में भी पूछा जाता है, शाहजहां के बारे में पूछा जाता है। और फिर उसके बाद जो है जी औरंगजेब के बारे में भी पूछा जाता है, औरंगजेब। एक और सवाल मैं करवा दूंगा अभी। इस वक्त बाबर का जो सबसे पहले कब्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसकी जो मकबरा है काबुल के अंदर है, और हुमायूं का जो है जी दिल्ली के अंदर है, और अकबर का आगरा के अंदर है। ये बहुत बार पूछा गया है। जहांगीर का लाहौर के अंदर है, और शाहजहां का वो भी आगरा, और आगरा में कहाँ, ताजमहल में। ये पूछा गया है सवाल। और औरंगजेब कहाँ पे है, खुल्दाबाद, खुल्दाबाद इंडिया में। और बाजू का ये भी पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर का किस तरफ है। तो ये जी इनका यंगून
बर्मा का एक सिटी है यंगून, जिसको अब म्यांमार भी, बर्मा को म्यांमार भी कहते हैं, तो ये वहां पर इनका मकबरा है। चलें एक और चीज देख लेते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या सवाल पेपर में आए हैं। दो के मुगल्स के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम जरा इस वक्त कुछ शॉर्ट करना चाहेंगे। बायोग्राफीज के बारे में पूछा जाता है, वो कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी, तो याद रखिएगा सिर्फ वो दो ही भाषाएं जिनमें जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक तो बाबर हैं और दूसरे नंबर पे जहांगीर है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा इनकी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, तज़ुक्रे बाबरी और तज़ुक्रे जहांगीरी, जहांगीरी, ये जो है ना बाबरी, बाबरी के बारे में पूछा जाता है ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, तो ये टर्किश लैंग्वेज के अंदर है। इन्होंने टर्किश के अंदर लिखा और इन्होंने फारसी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर अपनी जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखी। फिर एक और ऑटोबायोग्राफी के बारे में बायोग्राफी के बारे में पूछा जाता है कि हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा, तो ये बेसिकली हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बेगम थी, उन्होंने हुमायूं के लिए एक कहानी लिखी थी। फिर एक और बाज़ सवाल पूछा जाता है कि जो जी इन्हें अकबरी किसने लिखी, इन्हें अकबरी के बारे में पूछा जाता है, और पदशाहनामा के बारे में, पदशाहनामा, इन्हें अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखी, और पदशाहनामा मोहम्मद वारसी ने लिखी थी शाहजहां के बारे में। ठीक है, उसके बाद भी कुछ सवाल पूछे गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब हैं मुगल बादशाह की टेन्योर से, क्योंकि मुगल बादशाह के बाद हम जो है इंटर हो जाएंगे पाकिस्तान की जो है वो 1857 से ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डअप और फिर इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। अब ये जो सवाल पूछे जाते हैं कि जी ताजमहल किसने बनवाया, और उसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे कि हम देख लेते हैं, कुछ फोर्ट्स देख लेते हैं। रेड फोर्ट के बारे में पूछा जाता है, रेड फोर्ट किसने बनाया और ताजमहल किसने बनवाया। फिर आगरा फोर्ट के बारे में भी बाज़ औक़ात सवाल पूछा गया है, तो इनको पहले देखते हैं। ताजमहल आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था, क्यों बनवाया था, अपनी बीवी के लिए, उसकी याद में। रेड फोर्ट किसने बनवाया, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया। आगरा फोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो सवाल आते हैं कि जी बादशाही मॉस्क दो हैं, आपको पता हो बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क दो हैं। एक बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर के अंदर है, और एक लाहौर पंजाब के अंदर, और दूसरा ठट्ठा सिंध के अंदर, ये याद रखिएगा। जो पंजाब के अंदर है उसको हमारे औरंगजेब ने बनवाया, याद रखिएगा, उसको किसने बनाया, औरंगजेब ने। जो ठट्ठा के अंदर है उसको हमारे शाहजहां ने बनवाया, याद रखिएगा। फिर ये भी पूछा जाता है कि जी लाहौर फोर्ट किसने बनवाया, ये अकबर ने बनवाया। फिर जो है एक और सवाल पूछा जाता है कि शालीमार गार्डन जो लाहौर में है, शालीमार गार्डन के नाम से, ये किसने बनवाया, इसके बारे में भी बाजू का सवाल पूछा गया है, तो ये शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, याद रखिएगा।
अच्छा, और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि इलिटरेट लिटरेट किंग कौन था, जो अनपढ़ किंग कौन था। उसके बाद पेंटिंग के साथ किसको, पेंटिंग लवर कौन था, कौन सा बादशाह पेंटिंग लवर था, ये भी सवाल पूछा गया है। म्यूजिक किसको नापसंद था और उसने बैन करवाया था, म्यूजिक पर बैन किसने करवाया था। देखिए, जो अनपढ़ था वो तो अकबर था, और जिसको पेंटिंग से प्यार था जो है वो जहांगीर था। और आपको पता हो कि म्यूजिक से जिसको नफरत थी और जिसने बैन भी करवा दिया था, वो हमारे औरंगजेब थे, औरंगजेब बादशाह। ठीक है। फिर उर्दू पोएट के बारे में, फेमस मुगलिया दौर के अंदर फेमस उर्दू पोएट कौन था। मुगलिया दौर के अंदर फेमस उर्दू पोएट वो था जी बहादुर शाह जफर। ये किंग भी रह चुके हैं और पोएट भी रह चुके हैं मुगल पीरियड के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद भी इससे सवाल पूछा जाता है कि ये जो पीकॉक थ्रोन था, ये किसने बनवाया था। बेसिकली ये शाहजहां के लिए बनवाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आज हमने सवाल कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंशियंट हिस्ट्री अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, बट अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज है। इस तरह ये भी पूछा जाता है, मनसा बर्दारी सिस्टम किसने लगाया। और मनसा बर्दारी सिस्टम जो है वो अकबर का। ठीक है। सती मैरिज हुआ करती थी, आपको पता है सती जो को अलाउ किसने किया। पहले होता था कि जब मर्द मर जाता था तो फिर बीवी को भी इसके साथ दफना दिया जाता, लेकिन अकबर ने इसको रिवर्ट किया और अलाउ कर दिया कि सती की भी शादी होनी चाहिए। चलें जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सवाल हमेशा बंगाल से पूछा गया है, और सवाल बेसिकली इंपॉर्टेंट इंडिया के सवाल भी पूछे गए हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो जरा हम फिर से एक जो है वो बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। आप मेरे साथ जरूर एक चार्ट बनाइएगा। मैं आपके साथ इवन शेयर करूंगा कि कौन से बादशाह ने वो क्या चीजें बनाई है। मेरे पास चार्ट है, मैं आपको उसकी पिक्चर दे दूंगा ताकि आपको इजीली वो रिकॉग्नाइज हो जाए, और आपको पता चल जाए कि ये कौन से क्वेश्चन से। अब जरा हम जरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाकिस्तान हिस्ट्री से, वो जरा आ जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया AIML कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पूछा जाता है कि ये कब फाउंड हुई, कब बनाई गई। तो ये तो बनाई गई थी जी, इसका डेट भी पूछा गया था अभी रिसेंट पेपर्स के अंदर। 30 दिसंबर 1906 को बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी ये भी पूछा जाता है, ढाका में बनाई जाती है। किसने बनाई थी, फाउंडेड बाय, ये भी पूछा जाता है कि किसने बनाई थी। और रेजोल्यूशन किसने मूव की थी, ये भी पूछा जाता है। तो नवाब, याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको करवाने लगा हूँ, जो पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। याद, ये अभी रिसेंट जो पेपर हुआ था एसएसटी का, उसमें उसने पूछा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बनी 1906 में थी, लेकिन उसकी डेट बता दें। अच्छा, इनका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन भी पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ। बनी तो 1906 में थी।
इसका पहला सेशन जी 1907 में हुआ था, कराची के अंदर। ठीक है, ये पूछा जाता है सब। अब एक और भी सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जिन्ना साहब ने 1913 में ज्वाइन किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हुआ करता था? बनी तो ढाका में थी, लेकिन हेडक्वार्टर्स जो है इसका, वो लाहौर में हुआ करता था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। अब ये भी सवाल पूछा जाता है, इसका जो आइन था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसका नेम पूछा जाता है। उसको हम ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं। और इसको किसने लिखा था ये भी पूछा जाता है, कि ये ग्रीन बुक जो है किसने लिखा था, तहरीर किसकी थी? तो जी, ये तहरीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तहरीर थी। मौलाना मोहम्मद अली। ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि ये तहरीर किसकी थी। फिर इसकी ये भी पूछा गया कि इसकी लंदन ब्रांच जो थी वो कब बनी? 1908 में बनी। किसने बनाई? सैयद अमीर अली ने। ठीक है, चलो, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम जरूर करेंगे, और हम जो जो हो सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी पूछा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, कि इसका फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था? इसका फर्स्ट सेक्रेटरी था हसन बिलग्रामी। हसन बिलग्रामी इसके पहले सेक्रेटरी मौजूद थे। अच्छा, फिर जो इसका इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में, कि जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जिन्ना साहब ने तो 1913 में ज्वाइन किया, लेकिन बाकी मेंबर्स ने कब ज्वाइन करना शुरू किया? जैसे कि हम देखते हैं, फातिमा जिन्ना ने, मादरे मिल्लत जिनको कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है इनको क्या कहा जाता है, फातिमा जिन्ना को? फातिमा जिन्ना जो है जी, इसको कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इन्होंने ज्वाइन किया? तो ये 1939 में आ चुकी थी। इस तरह एक और सवाल पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल साहब ने, अच्छा पहले लियाकत अली खान साहब का लिख लेते हैं। लियाकत अली खान साहब ने कब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? ठीक है, तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा सवाल, जैसे कि हम किसी किताब के अंदर ढूंढ रहे हों। तो ये बेसिकली 1923 के अंदर ज्वाइन किया इन्होंने। फिर इस तरह एक और सवाल पूछा जाता है कि इकबाल साहब ने कब ज्वाइन किया? इकबाल साहब ने 1922 के अंदर ज्वाइन किया, 1922 के अंदर। ये बहुत बार सवाल पूछे गए। चलें जी, एक और सवाल कर लेते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में आपको पता हो कि कायदे आजम जो है, वो उसके फोर्थ जो है ना प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछा जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? पहले मुस्लिम इसके लीडर थे सर आगा खान थ्री। कायद साहब तो फोर्थ पे थे, कायद साहब कायदे आजम फोर्थ थे, 1933 से 1947 तक।
कायद साहब इसके प्रेसिडेंट रहे और कायद आजम ने 14 ईयर्स तक प्रेसिडेंशियलशिप इसको संभाली। ठीक है। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए जिनमें हमने देखा है प्रीवियसली जो है वो पाकिस्तान टाइमलाइन जो है वो कैसे थी मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद फिर हमने मुगल्स का टूर देखा। अब जरा फिर हम इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में, आपको पता होगा ये, इसकी भी डेट पूछी जाती है, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 1916 में। कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। अच्छा, ये इसमें कौन सी पार्टीज आती हैं? इसमें कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, इन दोनों का एक कलेक्टिव जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होती है। आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सिंबल। हिंदू मुस्लिम, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको कहा जाता है, कौन से इवेंट को जाता है, तो वो जी लखनऊ पैक्ट है। ठीक है, चलें एक और सवाल कर लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में स्टार्ट होती है 1924 तक। बेसिकली ये एक प्रोटेक्टेड, समझे कि एक मूवमेंट थी कि प्रोटेक्ट करना था हमें किसको? ओटोमन एम्पायर के टूटने को प्रोटेक्ट करना था, ओटोमन एम्पायर को, जिसको मुसलमान अपना लास्ट सिंबल समझते थे कि हमारी जो एक सल्तनत है, हमारी जो गवर्नमेंट है दुनिया के अंदर रूलिंग है, वो एक लास्ट जो है वो समझे कि उसका एक सिंबल यही है, ये गवर्नमेंट है। बाकी टूट चुकी है, मुस्लिम गवर्नमेंट में नहीं रहे, सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हमारी यहाँ तक महदूद है। तो इसके सेंस में इस मूवमेंट को हम रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहते हैं, एक मजहबी सियासी मूवमेंट। बेसिकली ये जो है जी स्टार्ट होती है 5 जुलाई 1919 के अंदर, और ये खत्म होती है, अपने अख्ताम पर पहुंचती है 1924 में। और इस 24 में क्यों इख्तिताम पर पहुंची है? क्योंकि वो जो वहाँ के जो किंग थे, उनकी तो गवर्नमेंट टूट चुकी थी। तो इस वक्त जो है जनरल कमाल अतातुर्क जब रूलिंग में आए, तो उन्होंने इस खिलाफत के पूरे टाइम को, टेन्योर को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से ये खिलाफत जो है वो अपनी सरवाइव नहीं कर पाई। तो पहली तो इसके बारे में पूछा जाता है कि फर्स्ट खिलाफत जो है वो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कहाँ होती है? होती है नवंबर 1919 के अंदर। और आपको पता होगा कि इस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे थे मौलवी फजल हक। और इस पूरी मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया वो अली ब्रदर्स ने रोल प्ले किया, अली ब्रदर्स। चलें एक और सवाल कर लेते हैं। चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, ये कब होता है? 1922 के अंदर होता है। ठीक है, इसकी डेट भी याद कर दे, 9 फरवरी 1922। ये बेसिकली इंसिडेंट इस तरह होता है कि एक मूवमेंट चल रही होती है, लोग जो है अपनी एक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो अचानक जो है उन पर जो है वो एक अटैक हो जाता है, और ये लोग जो है फिर वो उसका रिबर्टल देते हैं, और फिर पुलिस थाना जो होता है एक चोरा चोरी, जिसको हम गोरखपुर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट होता है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये एक पुलिस स्टेशन होती है, जिसको वो कंप्लीटली तबाह कर लेते हैं, जिसके अंदर 3 सिविलियंस यानी आम आदमी और 22 पुलिसमैन जख्मी हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लिंक्ड था।
क्योंकि गांधी ने तहरीक चलाई हुई थी कि हम कॉपरेट नहीं करें इंडिया के साथ। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब इसका भी पूरा पूछा जाता है 4 सितंबर 1920। और ये किसने स्टार्ट की थी? याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। 1920 ये थी महात्मा गांधी की। गांधी जी, गांधी जी आपने सुना होगा नाम, उनकी स्टार्ट की, ठीक है। और गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट की। और एंड कब किया इसको? एंड इसको किया 12 फरवरी 1922 को। 1922 को, 12 फरवरी 1922 को स्टार्ट एंड कर दिया इसको, क्योंकि वो इंसिडेंट हो चुका था चोरा चोरी का। पुलिस वालों पर उन्होंने, आम जो मॉब थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एंड कर दिया। फिर एक रिवोल्ट के बारे में पूछा जाता है, पॉपुलर रिवोल्ट। इसका ईयर पूछा जाता है 1921 के अंदर हुआ था। और बेसिकली ये मोपला, एक समझ लें कि एक केरला के अंदर, केरला इंडिया के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मोपला लोगों की तरफ से, जो कि सपोर्ट कर रहे थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे? खिलाफत मूवमेंट को, अली ब्रदर्स की। लेकिन गांधी ने, आपको पता है कि जब जैसे चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ तो गांधी ने उससे हाथ खड़े कर दिए, जिस वजह से मूवमेंट खुद ही डिक्लाइन हो गई। एक इवेंट हुआ था इस दौरान, इसको हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका भी पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1919 में ये रोलेट एक्ट हुआ था। इस एक्ट को हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली ये जो है जी, इस टाइम किसने पास किया था, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि ये किसने पास किया था। ये सर सिडनी रोलेट ने पास किया था। पूछे गए सवाल, जालियांवाला मासेकर के बारे में आपको पता होगा। इसका भी ईयर पूछा जाता है, तो ये 1919 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये अमृतसर के अंदर हुआ था, इसलिए इसको अमृतसर मार्क्स भी कहते हैं। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसके अंदर कैजुअलिटीज आपको पता है कि ये किसने दी थी, ये भी पूछा जाता है। वहां पे ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसने फायर करने के लिए कहा था? कर्नल रेजिनल्ड डायर। कर्नल रेजिनल्ड ओ डायर, इसके बारे में पूछा था। ये ब्रिटिश आर्मी का लीडर था जिसने कहा कि अलाउ कर दें। और इसके अंदर कोई 379 डेथ हुई थी। और आगे देखते हैं और चीजें देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइमन कमीशन का पीरियड पूछा जाता है। साइमन कमीशन आपको पता है 1928 में आई थी। और साइमन कमीशन की ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन लीड कर रहा था? तो लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन, इसको लीड कर रहे थे। और ये भी पूछा जाता है कि इनकी रिपोर्ट कब पेश हुई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर, ये 1928 में ये अराइव हुए थे सर जॉन साइमन। और 30 अक्टूबर 1900 जो रिपोर्ट है इनकी, वो मई 1930, 30 अक्टूबर 1928 को आए थे। और मई 1930 को इनकी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ये अब पूछा जाता है। उसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं, ये नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 की है। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये पूछा जाता है, इसको हेड कौन कर रहे थे? हेड कौन थे इसके? इसके हेड थे जी आपके, अब ये नेहरू दो हैं, एक मोतीलाल और एक जवाहरलाल। तो जो कमेटी के हेड थे वो थे
मोतीलाल नेहरू। और फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या था। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, कानून साजी का एक अमल था बरसगीर के अंदर। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मुस्लिम न्यूज़पेपर थी जिसने इसको सपोर्ट किया था, तो इसको जमींदार न्यूज़पेपर ने सपोर्ट किया था। चलें एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, इसके सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी के बारे में भी पूछा जाता है, तो सेक्रेटरी याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सेक्रेटरी थे। चलें एक और सवाल करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, पेपर में भी आ चुका हो और उसकी डेप्थ भी हमें पता हो। फिर आता है जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जिन्ना जिन्ना 14 पॉइंट्स, इसके बारे में भी पूछा गया है कि जिन्ना 14 पॉइंट्स कौन से साल में आए थे? 1929 के अंदर आए थे, मार्च। इसके बारे में डेट भी पूछी गई है, तो याद रखिएगा 28 मार्च 1929 को दिए थे। और रिप्लाई किसको था? ये जिन्ना साहब का रिप्लाई था नेहरू रिपोर्ट को। ये एमसीक्यूज बहुत 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 बार पूछा गया है। फिर इलाहाबाद एड्रेस, आपको पता होगी इलाहाबाद एड्रेस इकबाल की फेमस स्पीच कब है? उसके बारे में भी पूछा जाता है। 1930 को तो है, लेकिन आपको ये पूछा गया था इस बार पेपर के अंदर, एसएसटी के अंदर, वो कौन सी तारीख थी? 29 दिसंबर 1930 में ये पूछा गया था। और ये 25th एनुअल सेशन था। याद रखिएगा ये 25वां एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये बाज़-औक़ात बहुत बार पूछा गया है। चलें एक और चीज देखते हैं कि पाकिस्तान का नेम किसने सजेस्ट किया? नेम, तो पाकिस्तान का नेम जो सजेस्ट किया वो चौधरी रहमत अली ने। किसमें सजेस्ट किया था आपको पता है? उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर। चलें जी आगे एक और सवाल करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आपको पता होंगे, ये कहाँ पर हुई थी? इसके बारे में पूछा जाता है। ये लंदन के अंदर हुई थी। और ये कब हुई थी? ये जो है 1930 से 1932 तक हुई थी लंदन के अंदर। चलो इस पर हम एक डिटेल चीज कर लेंगे। फिर जो है जी एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये जो है कब लॉन्च की गई? 12 मार्च 1930 को। किसने लॉन्च की? ये भी महात्मा गांधी जी ने लॉन्च की। ठीक है, ये पूछा जाता है सवाल। चले फिर गांधी इरविन पैक्ट, इसका ईयर पूछा जाता है। ये 1931 में हुआ था। अब इरविन के बारे में पूछा जाता है। इरविन उस वक्त कौन था? ये उस वक्त लॉर्ड था, ये वायसराय था इंडिया का, वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, चलें जी। फिर कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का ईयर पूछा जाता है 1932 के अंदर। किसने दिया था ये भी पूछा जाता है। राम से
सर राम से मैकडोनाल्ड ने। चलिए आगे आते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं। व्हाइट पेपर के बारे में पूछा जाता है। व्हाइट पेपर कब पब्लिश हुआ? 1933 में पब्लिश हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड लेंथ्रो, वहां के वायसराय थे। चलेंगे एक और सवाल कर लेते हैं। पूना पैक्ट के बारे में पूछा जाता है। पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था। पूना के एक जेल के अंदर हुआ था, जहां पर यरवादा सेंट्रल जेल के अंदर ये हुआ था। मैं लिखवा देता हूँ। यरवादा सेंट्रल जेल के अंदर ये पैक्ट हुआ था। और ये पुणे की जेल थी। ये बिटवीन हुआ था गांधी के बीच में और अम्बेडकर के बीच में। अम्बेडकर के बीच में। चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, हमने पूना पैक्ट भी पढ़ लिया, अब जरा हम देखते हैं कांग्रेस रूल। कांग्रेस रूल कब होता है? 1937 से 1939 तक ये पूछा जाता है। और ये कब बनता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कांग्रेस रूल डेवलप में आता है। अब ये जरा एक और सवाल इस पर पूछा जाता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का रूल एंड कब होता है? एंड याद रखिएगा, ये नवंबर 1939 के अंदर एंड होता है। चलें एक और देख लेते हैं सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है। वर्धा स्कीम के बारे में पूछा जाता है। कब आई थी? 1937 के अंदर आई थी। और किसने दी थी आपको पता है? ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये पब्लिश कब हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब पब्लिश की? 1938 में पब्लिश हुई। फिर एक और रिपोर्ट आती है, इसको हम कहते हैं पीरपुर रिपोर्ट। ये बेसिकली कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो जुल्म डाले थे मुसलमानों पर, उसकी एक रिपोर्ट है। 1938 में ये पीरपुर रिपोर्ट आई थी, जिसको राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने पब्लिश की थी 1938 के अंदर। एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये शरीफ रिपोर्ट कब आई थी? शरीफ रिपोर्ट 1939 में आई थी, 1939 के अंदर। और एस एम शरीफ ने ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। ये भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रूल पर ही थी। फिर एक और सवाल आता है कि मुस्लिम्स कब डे ऑफ डेलीवरेंस मनाते हैं? डेलीवरेंस, मुस्लिम्स डे ऑफ डेलीवरेंस मुस्लिम्स ने कब सेलिब्रेट किया? तो ये डे ऑफ डेलीवरेंस याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 मुस्लिम ने सेलिब्रेट किया, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड हुई। अच्छा, आपको पता हो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 1936 और 37 के अंदर। इलेक्शन के तहत जो है हम देखते हैं कि क्या सीटें मिली। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML, और तीसरी थी यूनियनिस्ट पार्टी।
यूनियनिस्ट पार्टी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो लीड कर रहे थे नेहरू साहब, जिनको 707 सीटें मिली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे कायद साहब, कायदे आजम, क्योंकि आपको पता है कि कायदे आजम 1934 के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो कायद साहब को 109 सीटें मिलती हैं। और फिर जूनियर्स पार्टी को सिकंदर हयात, ये भी पूछा जाता है कि इनके लीडर कौन थे यूनियनिस्ट पार्टी के। सिकंदर हयात थे, जिनको 101 सीटें मिली, 101। ठीक है। और टोटल ये 1585 सीटें थी, फिर प्रोविंशियल की, प्रोविंस की। चलें, लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में भी सवाल बहुत आता है, देख लेते हैं। 1940 में तो हुआ, लेकिन 23 मार्च 1940 को हुआ। कहाँ पे हुआ? आपको पता है, मिंटो पार्क, लाहौर के अंदर। कौन सा सेशन था ये? 27वां सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ठीक है, इसके ऊपर कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो है प्रेजेंट किसने किया था, ये भी पूछा जाता है बाज़-औक़ात। प्रेजेंट किसने किया था? ए के फजलुल हक, फजलुल हक। ये भी पूछा जाता है कि ए के फजलुल हक उस वक्त कौन थे? ये बंगाल के सीएम थे उस वक्त, ए के फजलुल हक। उन्होंने ये प्रेजेंट किया था किसको? लाहौर रेवोल्यूशन को। ठीक है। चलें जी, इसके बारे में आगे देख लेते हैं कि ये लाहौर रेजोल्यूशन को ट्रांसलेट किए से किया था उर्दू के अंदर। इसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर की थी आपके मौलाना जफर अली खान ने, मौलाना जफर अली खान ने। चलें जी, अगस्त ऑफर के बारे में पूछा जाता है, ईयर बता दें। 1940 अगस्त ऑफर। और कौन से वायसराय हैं? लॉर्ड लिंथलो, लिंथलो, लॉर्ड लिंक। फिर आता है इसके बारे में क्रिप्स प्रपोजल का ईयर पूछा जाता है, 1942। इसको हेड कौन कर रहे होते हैं? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये पूछा जाता है। ठीक है। फिर एक और सवाल पूछा जाता है जो एमसीक्यूज में, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है। फिर एक और सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, कि गांधी और जिन्ना की आपस में बातचीत कब होती है, टॉक्स जिनके बारे में, उसका ईयर भी पूछा जाता है। इसका ईयर पूछा जाता है 1943 पर, और ये फेल हो जाते हैं दो कौमी नजरियात की वजह से। फिर जी एक और फॉर्मूला है जिसको सीआर फॉर्मूला कहते हैं, सीआर फॉर्मूला। इसका ईयर 1944। सीआर फॉर्मूले को पूरा राजगोपाल ये फॉर्मूला था। चलें,
इन्होंने ये दिया था राजगोपाल अतारी। फिर होता है देसाई और लियाकत पैक्ट। ये भी 1944 और 1945 के बीच में होता है। 1944 और 45 के बीच में ये क्वेश्चन होता है। बेसिकली ये जब जिन्ना और गांधी के आपस में बातचीत फेल हो जाती है, तो फिर यहाँ पर देसाई और गांधी जो है, और फिर देसाई और लियाकत साहब जो है वो करते हैं कि चलें और कोई एक नतीजा निकाला जाए, ताकि जो है फिर बर सगीर की बंटवारे का बात हो सके। बेबिल प्लान 1945, और उसके बाद फिर शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस का ईयर भी पूछा गया है कि ये कब होती है शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये जी 1945 में होती है ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी। फिर आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन का ईयर बता दें। तो कैबिनेट मिशन जी 1946 का। ठीक है। और फिर आपको पता है कि 1945 और 46 में फिर इलेक्शंस होते हैं। 1945 और 1946 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इसमें मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके जिना सरबराही कर रहे थे, वो अपनी 30 सीटें जीत जाती है। रिजर्व जो थी, जो सीटें रिजर्व्ड थी मुसलमानों के लिए, 30 सीटें जो रिजर्व्ड थी, यानी 30 में से 30 मुस्लिम्स की जो सीटें थी, वो सारे जीत चुके होते हैं। और उसके साथ साथ जो सूबाई असेंबली में होती है प्रोविंस के अंदर, वो अपनी 425 निशस्तें जीत चुके होते हैं, 400 टोटल 96 में से। ठीक है। तो एक और सवाल पूछा जाता है कि 3 जून प्लान के बारे में पता है। 3 जून प्लान 1947 में होता है, जिसको हम दूसरे नामों में पार्टीशन प्लान भी देते हैं। और इस प्लान की जो है वो खसूसियत ये होती है कि हम बंटवारा हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया का। और एक और सवाल आता है कि इसके साथ साथ ही जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री कमीशन, उसका हेड कौन होता है, उसको हम कहते हैं कायरल रेडक्लिफ। That's it for today. I have explained very well regarding the ancient history, and then the Indo-Pak history, and then on later on I have also explained the formation of Pakistan and division of subcontinent India. Tomorrow we will start again from the Pakistan studies, but now we will uh, deeply explain and deeply study the earlier phases of Pakistan, and then democratic evolution in Pakistan, the constitutional amendments, the constitution, the presidents, governors, and then the prime ministers rise and fall. And then we will also elaborate some explain some important events, and also important MCQs that will come in exam that had been occurred in the previous exams. Wish you best of luck. I hope you will learn a lot from this lecture.